नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक एस्टॉपल। क्या है जनाब? एस्टॉपल। सेक्शन नंबर 121 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अंग्रेजी में कहते तो इंडियन एविडेंस एक्ट, लेकिन अब इनका आप हिंदी में बोले अंग्रेजी में बोले, आपको बोलना पड़ेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही। तो इसकी जो है, इसको हिंदी में कहते हैं विबंधन और अंग्रेजी में कहते हैं इसको एस्टॉपल। इसकी डेफिनेशन जो इस किताब में लिखी हुई है उस पर देने से पहले मैं कुछ बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो शब्द है ये फ्रेंच वर्ड एस्टॉप से बना है। ESTOP, ई, एस्टॉप। उसको अंग्रेजी में कह दिया जाता है स्टॉप, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आप आ रही है, देखिए स्टॉप, एस्टॉप, ई की आवाज आ रही है, लेकिन अगर ये इसको बोलते हैं एस्टॉप, स्टॉप अर्थात रोकना, अर्थात रोकना। तो इसका पूरा नाम है स्टॉपल, अर्थात रोकना, अर्थात मुंह बंद कर देना। क्या है? मुंह बंद रखो अपना। ये सिविल केसेस में बहुत यूज होता है। एक तो आज हमारा टॉपिक है एस्टॉपल, और दूसरा हमारा कि कौन गवाह हो सकता है, कौन साक्षी हो सकता है। तो बातें हैं, कौन साक्षी हो सकता है और कौन स्टॉपल क्या है। हम इसमें स्टॉपल में ज्यादा अपना टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके बहुत काम आएगा ये क्वेश्चन, याद होना चाहिए, आपको होना चाहिए। पेपर में मिलती है इस पर, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं मिला तो 10 नंबर का तो मिलता ही है। कई बार इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं। तो ये हम इस टॉपिक को आपको क्लियर करें, है बहुत लंबा नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है। यह कहना ये चाह रहा है कि कोई आदमी ऐसे ऐसे समझो जैसे आप, वैसे आदमी को सच ना बोलने की आदत होती है, झूठ बोलता है, बेईमानी पूर्ण नियत होती है, कपटपूर्ण व्यवहार होता है। ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय चाहता है कि उनको रोक दिया जाए, कपटी आदमी को रोक दिया जाए। सरल हिंदी में बात करते हैं, जो जो ये भाषा इसकी, ये भाषा तो हमने एक लेमैन वाली भाषा बता दी आपको, लेकिन वो बात करते हैं जो लॉ वाली। ये कहना ये चाह रही है, जो एक्ट कहना चाह रहा है, जब कोई आदमी ये कहता है कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूं, और उससे कहता है कि तू मुझसे खरीद ले, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो मालिक नहीं है, अर्थात झूठ बोल रहा है, अर्थात झूठ बोल रहा है। दूसरा आदमी ये सोच के कि ये कह रहा है कि मालिक हूं, और विश्वास करके उसे पैसे दे देता है, उसे रुपए देता है और उससे एक बैनामा करा लेता है कि भाई ठीक है, तू मालिक है तो चल बैनामा कर दे, पकड़ पैसे। वो पैसे पकड़ लेता है। अब जो आदमी ऐसे पैसे पकड़ लेता है, दूसरे आदमी को ये नहीं पता, देखो इसकी कंडीशन है ये कि दूसरे आदमी को जो अपनी स्थिति बदल रहा है, पहले तो उस चीज का मालिक नहीं था वो, सॉरी, पहले तो एक व्यक्ति था जो एक संपत्ति का मालिक नहीं था, वो दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं इसका मालिक हूं।
तू इसे खरीद ले। अर्थात ये विश्वास दिलाता है उसे कि वो विश्वास करे कि वो इसका मालिक है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है और उससे कहता है कि तू मुझे पैसा दे दे, इसके बदले में मैं बेचना चाहता हूं। लेकिन दूसरे व्यक्ति को यह नहीं पता कि ये वास्तव में मालिक नहीं है। दूसरा आदमी उसका विश्वास करते हुए उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। अब होता क्या है, बाद में वो मुकदमा लाता है। कौन? पहले वाले व्यक्ति। वो कहता है जिस समय मैंने तुझे मकान ये बेचा था उस समय मैं इसका मालिक नहीं था, ये तो मैं इसका बाद में मालिक बना हूं, इसलिए वो जो सेल डीड मैंने की थी वो कैंसिल है। तो कोर्ट ये कहती है कि नहीं, जब तूने एक आदमी को यह विश्वास दिलाया कि तू मालिक है, लेकिन उससे तुम्हें मालिक नहीं था, लेकिन आज की डेट में तू मालिक हो गया और तूने उसने तेरा विश्वास करके प्रॉपर्टी खरीद ली, तो अब तू ये नहीं कह सकता कि तू मालिक नहीं था। तेरे पास आ गई ना, अब तेरा हक है, तू इसे बेच चुका है, तो ये तुझे बेका ही मानेगा, भले ही तूने धोखे से बेची और मालिक तू इसका आज बना है, तब नहीं था। इसका उदाहरण ऐसे समझ लो, जैसे किसी आदमी के बाप दादा की प्रॉपर्टी है, वो किसी आदमी से कहता है कि जी मैं इसका मालिक हूं, और वो उसे देता बेक। लेकिन तब तक तो उसकी प्रॉपर्टी आई नहीं थी, नहीं उसके नाम में। उसका बाबा मर जाता है और बाबा मर के प्रॉपर्टी उसके नाम आ जाती है। तो उसने जो वो सेल की है, झूठ बोल के की है, और उस आदमी ने ले लिया, तो अब तू, तेरा एस्टॉपल है, तू रुक गया, तू नहीं कह सकता, बोल नहीं सकता, तू प्रॉपर्टी को बेच चुका है। क्योंकि तूने प्रॉपर्टी बेची है तो तुझे झूठ बोलने नहीं दिया जाएगा कोर्ट के अंदर। दिस इज द लॉ ऑफ एस्टॉपल। अब सरल वैसी एक मजाकिया बात में, जो कहते हैं तड़ब्बेबाज झूठ बोलने वाले, उनको रोकने के लिए नियम है ये। जो तड़ब्बे मार मार कर झूठ बोल बोल के कहते हैं ना धंधे चलाते हैं, तो वो एक बार जब ऐसे में फंस जाते हैं, उनके लिए ये नियम बनाया है। अब जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं। When one person has, एक एक वर्ड को समझना, बोलिए, बाय हिज डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन वर्ड को समझना। एक्ट और ओमिशन, या तो अपने कार्य द्वारा या ओमिशन द्वारा, चुप रहकर बोल, जहां बोलना है वहां चुप रहे, और जहां एक्ट करना है वहां तो एक्ट कर ही रहे हो। जहां ओमिशन का मतलब होता है जहां जानबूझकर आप उस बात को छुपा रहे हो जिसको उस समय आपको बोलना चाहिए था। अपने उद्घोषणा द्वारा, एक्ट द्वारा या ओमिशन द्वारा कोई कार्य लोप करना। ओमिशन कार्य लोप करना, किसी बात को दबा लेना। इंटेंशनली कॉज्ड और परमिट अनदर पर्सन टू बिलीव, और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव, यहां बिलीव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव ए थिंग्स टू बी ट्रू, ये ट्रू वर्ड बहुत कंप्लीट इंप्लीट है। एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceedings between himself and such person or his representative to deny the truth of that things। हिंदी में और बताते हैं आपको। जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा द्वारा, अर्थात बोल के, कार्य करके, कोई ऐसा दिखावा करके, या लोभ करके, अर्थात कोई ऐसा कार्य ना करने की जिसको करना था वो करा नहीं, लोभ द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास से आश्चर्य कराता है, से आश्चर्य इंटेंशनली कराता है, या कर लेने दिया है कि भाई विश्वास कर ले, आजा तू, कि कोई बात सत्य है जो कि सत्य बात नहीं है, लेकिन असत्य बात का सत्य बताता है, और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया। जब वो आदमी विश्वास कर लेता तो उस पर कार्य करने देता, उसको उस पर पता चलने देता है। तब न तो उसे न उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी वाद या वादकारी के कार्रवाई में उस वाद की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा।
प्रत्याख्यान से मतलब डिनाई नहीं करने दिया जाएगा। अगर आपने किसी से इस तरीके के झूठ बोल के काम करा लिया है तो फिर आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा कि आप ये कहें कि नहीं साहब ये तो स्थिति ऐसी थी नहीं। एक मिनट, तो यहां जैसा कि मैंने आपको समझाया, कुछ उदाहरण भी देता हूं। तो उदाहरण से मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सब बातें जो है समझ में आनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, स्टॉपल मीन्स रोकना। उदाहरण मैंने आपको दे दिया, मैंने बता ही दिया कि एक संपत्ति का स्वामी नहीं होता है, लेकिन वो स्वामी का ड्रामा करता है कि मैं स्वामी हूं, और दूसरा व्यक्ति उस पर विश्वास करके संपत्ति खरीद लेता है, और उसके बाद में वो संपत्ति उसके पास आ जाती है, और वो व्यक्ति कहता है मेरी तो संपत्ति थी नहीं, तूने गलत खरीद ली, मैं तो अब इस भाव बेचूंगा। तब एक बार जब तुम बेच चुके हो, तुम्हारे पास उस समय राइट नहीं था, लेकिन अब बाद में राइट आ गया, तो कोर्ट, न्यायालय, न्यायपालिका आपको ऐसा करने से अब रोकती है। दैट इज कॉल्ड स्टॉपल। बस स्टॉपल की डेफिनेशन यही है। अब दो चार उदाहरण देके आपको क्लियर करता हूं। इसके अंदर कोई आदमी या तो घोषणा करता है, एक्ट करता है, सॉरी डिक्लेरेशन करता है, एक्ट करता है, या ओमिशन करता है। अर्थात घोषणा करता है कि मैं मालिक हूं, और आदमी से विश्वास करता है कि तू कार्य कर ले इसके ऊपर, और अगर मान लो कोई और साथी है और वो उसका चूक करता है, अर्थात सच नहीं बताता, और वो उसे विश्वास करने के बाद में उस प्रॉपर्टी को खरीदता है, तो उसके बाद उसे मौका नहीं है कि भाई तू सिद्ध कर दे कि तू मालिक नहीं था उसमें। नहीं। अब आगे उदाहरण बताता हूं आपको। उदाहरण मैंने आपको पहले दे दिया, अब एक आध उदाहरण और है, उसे देख लो जरा क्या है जो मैंने बनाए हैं अपने। जो व्यक्ति परस्पर विरोधी बातों का कथन करता है, न्यायालय उसकी सुनवाई नहीं करेगा। क्या कहना चाहता सेक्शन? जो व्यक्ति एक जगह तो मालिक बता गया, और जब मालिक बन गया उस प्रॉपर्टी का, तो कहे जी मैं उस समय मालिक नहीं था, तो ये बात नहीं चलेगी भाई साहब। एक तो ये इसका उद्देश्य है, ये चाहता है, ये कानून इस तरीके का है कि वो झूठ नहीं बोलने देगा आपको। एक आदमी रेलवे में अपना माल बुक कराता है। रेलवे वाले कहते हैं कि भाई डिक्लेरेशन कर, ये तेरा माल कितने का है, यदि खो गया तो हमें पैसे भी दे देने। और क्योंकि उसे पता है कि अगर ज्यादा का बताएगा तो रेलवे का भाड़ा भी ज्यादा का लगेगा, तो कहता मेरा माल तो 50,000 रुपए का है, लेकिन उसका माल है 5 लाख रुपए का। होता क्या है, रेलवे से वो माल खो जाता है। अब वो मुकदमा लाता है कि मेरा तो 5 लाख रुपए का माल था, तो नहीं भाई नहीं, जितने की तूने घोषणा की थी उतने का डैमेज ले जा भाई, उसका ब्याज ले जा। अगर तुझे लेना है तो या तो वो डैमेज ले जा अपना, या उसका ब्याज ले जा। लेकिन लेगा तू 50,000 रुपए का ही, क्योंकि तूने 50,000 का डिक्लेयर किया उस माल को। जब तुम किसी माल को 50,000 का कह रहे हो, और वो एकदम अगर खोते के साथ ही 50 लाख 5 लाख का कैसे हो गया? तो इसलिए आपको पहले ही जब कार्रवाई कर रहे हैं तो अपना सही चीज बताएं, सही कीमत बताएं, नहीं तो ये सब बातें धोखाधड़ी हो जाती है। एक तो ये हो गया नियम। एक जगह बाप भी खड़ा और बेटा भी खड़ा है। बेटा कहता है किसी संपत्ति का मैं मालिक हूं, एक आदमी उसका विश्वास कर लेता है, और बाप ये नहीं कहता कि ये मालिक नहीं है। वो आदमी उस संपत्ति को खरीद लेता है। कुछ दिन बाद
बाप ये कहता है कि ये मेरा बेटा मालिक नहीं है इस प्रॉपर्टी का, मैं मालिक हूं। जबकि वो जो बैनामा था इसके ऊपर दस्तखत कर रखे उन्होंने बाप ने। फिर बाप को ऐसा कहने से रोका जाएगा, फिर बाप को ऐसा कहने से रोका जाएगा कि नहीं भाई, जब वो संपत्ति खरीद रहा था तो उसी समय बताता। तो बाप का इसमें जो कंडक्ट है, बाप जो चुप रहा है, उसने जो लोभ किया है और दूसरा आदमी ने उस पर विश्वास कर लिया, तो बाप की जिम्मेदारी थी उसी समय कहता। वो आदमी बेचारा खरीदता ही नहीं, उनने अपनी स्थिति बदल ली, पैसे दे दिया आपको। अब आप ये कह रहे हो ऐसे करने से आप जो मौन रहे, मौन, बाप को उस समय बोलना चाहिए था लेकिन उस समय बाप चुप रहा। तो ये जो मौन रहना, चुप रहना, साइलेंस जो बाप ने अपनाई, वो ओमिशन है। अब बाप को ऐसा नहीं कहने दिया जाएगा, ये लोग कहता है। आगे चले। इस्टॉपल का उद्देश्य बेईमानी व चीटिंग कार्य से जो पार्टीज हैं उनकी रक्षा करना है, मुकदमे के पक्षकारों की रक्षा करना उसका काम। यह सिद्धांत इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस के सिद्धांत पर आधारित है। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड आधारित है। शर्त इसकी यह है कि एक आदमी ने झूठ बोला हो, झूठा कथन किया हो, घोषणा की हो, कार्य किया हो और दूसरे आदमी ने उस पर विश्वास किया हो और विश्वास करके वो उस सौदे में एंट्री कर गया हो। तो ये था विबंधन। ये क्या था? सिविल का लॉ है, लेकिन बताना आपके लिए जरूरी नहीं होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियों में लोग पुलिस के पास झूठे के लिए केस लगाने आ सकते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर्स को इस सेक्शन की नॉलेज होगी तो वो झूठी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। तो ये सेक्शन मैं समझता हूं दोबारा आपको रिपीट करने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने बेस्ट तरीके से मैं आपको समझा सकता था स्टॉपल को, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब दूसरा टॉपिक, हाँ एक और ले लो गुरुजी, एक सेक्शन और ले लो। सेक्शन 122 ले लो। ये जो है किराएदार और कब्जेदार के बीच का मामला है। किराएदार और कब्जेदार के, देखो एक आदमी एक मकान पे किराएदार है। एक आदमी एक मकान पे कब्जा किए हुए। अब उसका कब्जा सच्चा है झूठा, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। वहां पर एक आदमी आता है, कहता है कि मुझे कमरा किराए पे चाहिए। तो वो कहता है जी कि मुझे मकान किराए पे दे दो। वो मकान किराए पे ले लेता है। वो किराए पे लेने के बाद में किराया देना बंद कर देता है। तो जिसका कब्जा था वो मुकदमा लाता है कि अभी किराया दे। तो किराएदार कहता है कि भाई नहीं भाई, मैं तो किराया नहीं देने का, तू मालिक नहीं है इसका। तो कोर्ट उस किराएदार को इस बात को कहने से रोक देगी। कारण क्या है? तुमने ये मकान किराए पे लिया है, कब्जा उसका था, तो तुम्हारा जो दोनों का संबंध है वो मकान मालिक और किराएदार का है।
अर्थात एक लाइसेंस इशू कर दिया उसने तुम्हें किराएदारी के लिए, अर्थात एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किराएदारी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि तू इतने रुपए महीना पे लेगा और इतने रुपए महीना तू मुझे देगा। अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट उससे किया है जो कब्जे में था, तो तुमने एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तुम ये नहीं कह सकते ये तू मालिक नहीं है। तुम्हारे लिए तो वही मालिक है, तुम उसे किराया दो, जब तक कि असल मालिक ना आके खड़ा हो जाए और वो कहे कि ये मालिक नहीं है। अगर असल मालिक आके मुकदमा करे तो अलग बात है, कोर्ट उसे रोक देगी, कोर्ट उसे कह देगी किराएदार को भी तू इसे दे, तो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते उसे किराएदार होने के बाद, जिनने तुम्हें किराए पे दिया है, क्योंकि आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है। जब आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फिर भाई साहब आप कैसे कह सको? तो आप कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हो, तुम्हारा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टीनेंट का, तो टीनेंट का एस्टॉपल हो गया। टीनेंट कुछ नहीं कह सकता, टीनेंट को भाई साहब किराया देना ही पड़ेगा, तो वो नहीं कह सकता तुम मालिक ने, नहीं है मालिक छोड़ो। अरे तूने इससे किराए पे लिया ना, ठीक है। दूसरे के बारे में ये जाने, मालिक आएगा, मालिक अपना कब्जा ले लेगा, रिकवरी ले लेगा। और उसने कब्जा कैसे कर रखा, क्या नहीं कर रखा, तुझे इससे किराएदार को क्या मतलब है? किराएदार तो किराया दे तू। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो लाइसेंस का और कॉन्ट्रैक्ट का है, और किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट है, तब ऐसी परिस्थिति में आपको कोई राइट नहीं है कि भाई आप उसके मकान को का किराया ना दो उसे। तो ये दोस्तों जो था, आपको हमने आज एस्टॉपल बताने की कोशिश की और आपको यह बताने की कोशिश की कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में ये देखो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, मकान मालिक नहीं कब्जेदार, और वो लाइसेंस, वो उस पर रहने का ऑर्डर देता उसे, तो वो किराए पर इसलिए नहीं मना कर सकता कि वो यूं कह के कि तू मालिक नहीं है इसका, नहीं। वो मालिक है नहीं है तो तुम्हें तो पहले देखना चाहिए था किराए पे लिया। आपने जब उससे किराए पे लिया तो किराया दो आप उसे, और जो उसका असली मालिक आएगा, जब आएगा आता रहेगा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम तो मालिक नहीं हो, तुम तो किराएदार के किराएदार ही रहोगे, तुमने उससे कभी किराए पे लिया है। अब थोड़ा सा आगे चला जाए, दो सेक्शन और हम आपके लिए लाए हैं। कौन व्यक्ति गवाह हो सकेगा? कौन व्यक्ति, सेक्शन 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह कहता है, हु मे बी द विटनेस, हु मे बी द विटनेस। इसमें डेफिनेशन दी हुई है, जो व्यक्ति सुन के, किससे सुन के? न्यायालय से सुन के, न्यायाधीश की बातों का ठीक ठीक उत्तर दे सके, वो व्यक्ति विटनेस हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो बच्चा है या क्या है। बच्चा होने से ये फर्क नहीं पड़ता कि वो बयान नहीं दे सकता। बयान देने की सीमा मनुष्य की बुद्धि है, आईक्यू है। हां, यदि कोई व्यक्ति पागल है, प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता,
सुन नहीं सकता, सुन के जवाब नहीं दे सकता, वो व्यक्ति साक्षी नहीं हो सकता, गवाह नहीं हो सकता। तो साक्षी होने के लिए क्या जरूरी है? उम्र इंपॉर्टेंट नहीं है। साक्षी होने के लिए जरूरी है कि आदमी न्यायालय को सेटिस्फाई कर सके कि वो जवाब दे सकता है। अब जरा सा इसकी डेफिनेशन देख लें क्या है। यहां मैं इतना बता दूं आपको, जिस समय प्रश्न उत्तर किए जा रहे हैं, यदि उस समय वो व्यक्ति पागल है, प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता, या जवाब देता है तो ठीक प्रकार से नहीं देता, तो यह माना जाएगा कि वो व्यक्ति इनकम्पिटेंट विटनेस है। सेक्शन 124, हु मे टेस्टिफाई। ऑल पर्सन्स shall be competent to testify unless the court consider। यहां क्या है? कंसिडर, कोर्ट की कंसिडरेशन में वो क्या है? that they are prevented from understanding the questions। the witness is unable to understand the questions put to them or from giving rational answer or not able to give proper reply to those questions by the tender years, अर्थात लोअर एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज, or disease whether body or mind or any other cause of same kinds। A person of unsound mind is not incompetent to testify unless he is prevented by the unsoundness of mind from understanding the questions put to him and giving rational answer to them। तो यहां पर जो मेन बात है ना गुरु जी, मेन बात यह है कि यदि आदमी मजिस्ट्रेट द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझता है, बीमार नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, नाबालिग बच्चा नहीं है, या जो प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दे सकता, ऐसा व्यक्ति, या प्रश्नों को समझने की बच्चा भी एक बच्चा भी एविडेंस दे सकता है, लेकिन उसमें समर्थवान होना चाहिए, जज साहब के क्वेश्चनों का जवाब देगा। और जो जज साहब को लगे कि जैसे एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई सच बोलना अच्छी बात है या झूठ बोलना, बच्चा कहता है झूठ बोलना अच्छी बात है, तो समझो कि इसका मतलब बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने की तरजीह दे रहा है, तो झूठे आदमी को नहीं लगा था। तो मैंने कहा कहने को यह है, अगर वो कहता है नहीं जी सच बोलना अच्छी बात है, मीन्स वो समझता है, सच की वैल्यू को समझता है। उससे 10-5 क्वेश्चन और, बेटे कौन सी क्लास में पढ़ते हो, बेटे ए फॉर एप्पल क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन के वो जवाब देता है। ए फॉर एप्पल सेब होता है जी। बेटे किसी को गाली देना अच्छी बात है बुरी बात है, नहीं बुरी बात है जी। अगर वो इस तरीके के जवाब देता है रैशनल, तो वो भी विटनेस हो सकता है। लेकिन कोई आदमी यदि बूढ़ा है, या ये कहे आईक्यू लेवल कम है, या कानों से सुन नहीं सकता, अर्थात और इशारे द्वारा भी नहीं बता सकता, तो ऐसा व्यक्ति विटनेस नहीं हो सकता। सीधी सी बात ये है। हर वो व्यक्ति विटनेस हो सकता है जो उत्तर दे सके सही तरीके से। तो ये 124 कहती है कोई व्यक्ति मान लो गूंगा है और इशारों से उत्तर दे सकता है, और उसके इशारे को दुभाषिया समझ सकता है, तो दुभाषी के द्वारा ऐसे आदमी की गवाही ली जा सकती है। 125 कहता है उस दुभाषी का वो दुभाषिया भी इस पर दस्तखत करेगा जो विटनेस होगी, तो दुभाषिया के द्वारा भी ऐसी गवाही ली जा सकती है। तो अर्थात
अगर जो किसी भी रूप में एविडेंस दे सकता है, लेकिन वो सक्षम होना चाहिए जैसे कोर्ट सक्षम मानती है। तो आज के लिए टेस्टिमोनी में इतना ही। कल से हम जो आप पर डिस्कस करेंगे वो सेक्शन होगा 132। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा ये, तो आप भी तैयार करके आवे। 132 सेक्शन होगा कल, अगला सेशन 132 होगा। ठीक है, नमस्ते।